नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो सत्ता का महासंग्राम शुरू हो चुका है और मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में जहां आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से लगातार ये क्रम जारी है और नादी टीवी सबसे पहले तो आप सभी से यही अपील करता है कि अभी तक अगर आपने अपने मतदान का प्रयोग नहीं, अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है तो सबसे पहले सारे काम छोड़ दें, सबसे पहले जाकर वोट करें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण को लेकर जहां चुनाव जारी है, आपको बता दें कि मतदाता अपने मताधिकार का यहां पर प्रयोग भी कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी के लिए वोट भी डाल रहे हैं। रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल बीजेपी प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस के विकास उपाध्याय यहां पर चुनावी मैदान में खड़े हैं। आपको बता दें कि आज छत्तीसगढ़ में 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। बची हुई ये 7 लोकसभा सीटें, चूंकि इसके पहले 4 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान संपन्न हो चुका है और तीसरा और आखिरी चरण छत्तीसगढ़ का ये है, जहां आपको बता दें कि अब छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट का मतदान जारी किया। यहाँ पर ये 7 लोकसभा सीटें यानी कि तीसरा और आखिरी चरण लोकसभा चुनाव का, जिसमें इन तमाम 7 सीटों पर चुनाव जारी है, मतदान जारी है। इनमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा और सरगुजा शामिल हैं। इन सभी 7 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। महिलाओं, युवाओं में खासा उत्साह है। हर वर्ग के व्यक्ति में छत्तीसगढ़ में उत्साह खासा देखा जा रहा है और मतदान केंद्रों पर इस बार सुबह से ही भीड़ लगी हुई है, क्योंकि पिछले 2 चरणों में हमने देखा था कि मतदान फीसदी बेहद कम रहा था, जिसको लेकर यहाँ पार्टियों ने भी और खुद निर्वाचन आयोग ने भी अब नई पहल शुरू की है और मतदान केंद्रों को बेहद सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसको लेकर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी क्रम में अब मतदाता भी जागरूक हो रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। उत्तर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है हम और बीटीआई ग्राउंड में यहाँ पर पोलिंग बूथ में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं और इनसे बातचीत करके जानेंगे कि जी आप बताएं, आप एक महिला होने के नाते आपने वोट कर दिया है, आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? सबसे पहले चीज़ है, हमें अपना जो अधिकार है, हमारा जो मतदान अधिकार है, इसको हमें यूज़ करना है। घर में खाली बैठ के जो एक महिला का नॉर्मल जीवन होता है, दिन भर घर के कामकाज, और आज के दिन भी सोचेगी कि भाई बच्चे कब उठे, हम कब उसका नाश्ता बनाइए, लेकिन जो सबसे पहला अधिकार है, हम इस देश के वासी हैं तो हमारा पहला अधिकार है कि हम मतदान करें, ताकि एक ऐसी सत्ता आए जो हमारे लिए सोचे, हमारे अधिकारों के बारे में सोचे, क्योंकि हर जन का सबसे पहला कर्तव्य यही है कि वो राष्ट्र में कौन लोग शासन कर रहे हैं, तो क्योंकि वो पूरा डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ कैसी होगी, कि शासन कैसा होगा। तो और हम हिंदू हैं तो हमारे लिए हिंदुत्व तो ही सबसे बड़ी है। तो वो जो भी सरकार आए जो हिंदू का सपोर्ट करे, हम उसी की तरफ जाना चाहेंगे। और मैं आपसे भी अपील करती हूँ कि आप भी अपने हिंदू धर्म होने का अधिकार निभाएं, जैसे आप अपने घरों में अपना कर्तव्य निभाती है, एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, वह एक बहू के रूप में। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जैसे आपके लिए सारी चीज़ें ज़रूरी है, ऐसे भी अपने मत को दुरुपयोग ना होने दें। आप अपना अधिकार को उपयोग करें और ज़रूर मतदान करें। जी आप बताइए, किन मुद्दों को लेकर आप इस बार वोट करें? रायपुर में कैसा विकास चाहती हैं? रायपुर में हम बहुत अच्छा विकास चाहते हैं, सभी का अच्छा उद्धार हो। हमारे भी बच्चे, हमने में बहुत मेहनत करके पढ़ाया लिखा है, उनका भी भविष्य रोजगार मिले। एक अभी जॉब मिला है, उसमें भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं बीएड डीएड की, वो मुझे थोड़ा बहुत दुख वाली स्थिति दिख रही है। भाई मेहनत कराए हैं बच्चों को, अपने मतलब हर संघर्षों से उनको उबारा है, ले दे के तो जॉब मिला है। हम जनरल कोटा से आते हैं, उसके बाद उस जॉब के पीछे सब समस्या खड़ी हो रही है। नहीं होना चाहिए, हमारा सबका हित होना चाहिए और सबका जो, या तो जॉब देना नहीं था और दिए हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ अच्छा आप कीजिएगा। बस हम यही चाहते हैं, हम लोग का सभी का अच्छा हो। जी आप बताइए, आप सुबह सुबह यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं, आप कैसा देख पाते हैं विकास राजधानी रायपुर में? वैसे बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा ही होगा, सबका साथ सबका विकास हो। आप बताइए, आप भी वोटर हैं और युवा मतदाता हैं, आप यहाँ पर वोटिंग करने के लिए सुबह सुबह पहुंचे हुए, कैसा माहौल देख पा रहे हैं राजधानी रायपुर में? बहुत अच्छा माहौल है। शहरों में देखने को ये मिलता है, पिछले 3-4 चुनाव से ये देखने को मिल रहा है कि गांव में ज़्यादा वोट हो रही है, शहरों पे कम वोटिंग होती है, जबकि सब शहर के लोग सबसे ज़्यादा जागरूक और पढ़े लिखे होते हैं। तो सभी से ये अपील है, सबसे पहले युवाओं से ज़्यादा अपील है, क्योंकि बाकी जागरूकता के तौर पर सभी वोट देने आ जाते हैं। युवा सोचते हैं कि हम 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे वोट देने आएंगे और वोट छूट जाता है। आपने बाहर
बाहर बैनर भी देखा होगा कि 6 लाख से ज़्यादा लोग वोट नहीं देते हैं। तो सबसे पहले युवा मतदाता से अपील कि भाई पहले मतदान करें, फिर काम पे जाएं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है, तो सबसे पहले आप मतदान करें। दूसरी चीज़, अगर मुद्दों की बात करें तो अपने लोकसभा क्षेत्र के मुद्दों को देखें। आपके लोकसभा क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उसे हल करने का कौन प्रतिनिधित्व करता है, उसे ध्यान में रखें। और क्या फ़ायदा होगा शिक्षा का, क्या फ़ायदा होगा शिक्षित होने का अगर हम धर्म के ऊपर राजनीति करें। धर्म किसी का पेट नहीं भरने वाली, धर्म अपनी जगह है, धर्म निजी चीज़ है, धर्म बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मैं भारत देश का नागरिक हूँ, मैं किसी धर्म का नागरिक नहीं हूँ, तो इसलिए जागरूक होकर वोट देने जरूर आएँ। धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से मतदान करने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। लोगों की भीड़ देखी जा रही है और बहुत ही अधिक संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, बहुत ही जागरूक नज़र आ रहे हैं और बहुत ही उत्साह में नज़र आ रहे हैं और सभी लोग वोटिंग करने की अपील कर रहे हैं। तो आप भी अपने घरों से निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस बार मतदान करें। राजधानी रायपुर में वोटिंग प्रतिशत पिछले साल जो 66% रहा था, कम से कम 70 से पार इस बार होना चाहिए और अधिक से अधिक संख्या में आप सभी मतदान करें। कैमरामैन योगेश के साथ मैं छाया जायसवाल, अनादि टीवी रायपुर। भी लगातार यही अपील आप सभी दर्शकों से भी, आप सभी तमाम दर्शकों से अनादि टीवी यही अपील करता है कि अगर आपने अभी तक मतदान नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और इस लोकतंत्र के महायज्ञ में अपने मतदान स्वरूपी आहुति जरूर दें। और चलिए, खास पैनल आज हमारे साथ जुड़ेगा, इस पर चर्चा भी करेंगे। छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई तमाम समीकरणों पर आज हम बात करेंगे। खास पैनल जुड़ गया है, सबसे पहले आपको उस खास पैनल से रूबरू करा देती हूँ। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता एहतराम साहू जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे जावेद खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं सपा से पुरुषोत्तम सोनवानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णबेर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का सबसे पहले तो अनादि टीवी पर बहुत स्वागत है। और चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक बड़ी खबर के लिए रुकेंगे, जहाँ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी जनता से अपील की है कि वे जाकर अपने मतदान करें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मतदान हमारा सबका संवैधानिक अधिकार है। मतदान करने से लोकतंत्र मजबूत होता है। भारत को नंबर 1 देश बनाने के लिए मतदान करें। हम मिलकर भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे। यानी कि उन्होंने बीजेपी के पक्ष में एक तरह से मतदान करने की अपील की है। मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई बड़ी खबर ये, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मतदान करने की अपील की। उन्होंने एक तरह से इस संदेश में बीजेपी के पक्ष में वोटों की अपील की। उन्होंने कहा है कि हम मिलकर भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मतदान हमारा सबका संवैधानिक अधिकार है और हम सबको इस अधिकार का उपयोग बखूबी करना चाहिए। और चलिए फिर से खास पैनल की ओर रुख करेंगे। खास पैनल हमारे साथ में लगातार 9 लोकसभा हमारे अपने प्रदेश के अंदर है। 9 ही लोकसभा क्षेत्र में बैतूल, भोपाल, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, राजगढ़, सभी क्षेत्रों में भारी मतदान की हम सबको मैं आप अपील करता हूं और मान के चलता हूं कि आप भारी मतदान करेंगे। मतदान ये हमारा सबका संवैधानिक अधिकार है और इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में निष्प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले समय सरकार चली है, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए हम और आप मिलकर के एक बार फिर मतदान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप सभी मतदान करें। मैं आपसे अपील करता हूं, मध्य प्रदेश शांति का टापू है। हमने सारे प्रबंध चाक चौबंद किए। अभी तक मेरी जानकारी में जो आया, निर्वाचन बहुत शांतिपूर्वक संपन्न हो रहा है। तो आपने उनकी अपील भी सुनी। उन्होंने कहा कि सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और आप सभी से उन्होंने यही अपील की है कि अपने मताधिकार का प्रयोग आवश्यक है। चलिए खास पैनल की ओर रुख करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ तमाम जो खास पैनल जुड़े हुए हैं और चलिए उनसे चर्चा की शुरुआत कर लेंगे। पहला सवाल मेरा जावेद जी आपसे रहेगा कि 2004 के बाद से, यानी कि छत्तीसगढ़ जब से अलग हुआ है, छत्तीसगढ़ का जब से गठन हुआ, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी ही जीतती आई है। ऐसा क्यों? क्या कारण है कि कांग्रेस अभी तक वहां चुनाव नहीं जीत पाई? यानी 2019 का ही अगर हम उदाहरण लें, 2019 में जो विधानसभा का चुनाव है वो पार्टी ने जीत लिया, लेकिन उसके बाद भी लोकसभा की 11 में से 9 सीट बीजेपी ले गई थी। क्या कारण? आपको आवाज आ पा रही है मेरी? आप शायद मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही है। आपको सभी पैनलिस्टों को नमस्कार और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरा नाम जावेद खान नहीं, अनिल सिंह चौहान है।
और आपने जो सवाल पूछा है उसके लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि देखिए, चुनाव में कई स्टेट ऐसे होते हैं जहां हम कई प्रकार के, कई सीटों पर कई समीकरण होते हैं और कई बार हम विधानसभा में जीत जाते हैं। अभी आप देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में 2018 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी 12-13 सीटों पर सीमित हो गई थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बार 2 लोकसभा से चुनाव लड़े और दोनों हार गए थे। ये चुनाव में हार जीत का समीकरण, इक्वेशन चलते रहता है। सवाल इस बात का है कि देखिए, विश्व में हमको, हिंदुस्तान को नंबर 1 की स्थिति पे लाना है और हम थे भी नंबर 1 पर। और मेरा ये मानना है कि देखिए, आज प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो, चाहे ये मुद्दा हो कि कहना चाहिए कि अहिंसा का प्रतीक या समृद्धि का, वैचारिक समृद्धि का प्रतीक हिंदुस्तान रहा है, हमको उस परंपरा को भी कायम रखना है। जिस तरह से आज देखिए देश में वातावरण है वो बहुत दुखद वातावरण है, चारों तरफ हिंसा, मॉब लिंचिंग, धार्मिक सांप्रदायिक स्थितियां, ये हम इस तरह से विश्व गुरु नहीं बन सकते, इस तरह से हम विश्व का नेतृत्व नहीं कर सकते। ये गांधी और तिलक का देश है, ये इंदिरा और नेहरू जैसे त्यागी पुरुषों का देश है। यहां हमको सबसे पहले बौद्धिक विकास करना होगा। धर्मांधता के नाम पर वोट मांगकर और आंकड़ों में सीट जीतकर या अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, क्या अंग्रेजों की तरह कह लीजिए कि फूट डालो और राज करो की नीति से अगर हम सत्ता हासिल भी कर लेते हैं, अंग्रेजों ने भी की थी, तो वो सत्ता सही नहीं है। मैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी कोट करूंगा इस मामले में कि कांग्रेस के नेता तो कहते ही थे, वो भी कहते थे कि अगर लोकतंत्र को दूषित करके सत्ता मुझे मिलती है तो मैं सत्ता को चिमटे से नहीं छूंगा। लेकिन आज दुखद है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोकतंत्र को दूषित कर रही है, लगातार अवमूल्यन कर रही है। करती है, आपका कहना ये है? निश्चित रूप से नफरत की राजनीति, द्वेष की राजनीति बीजेपी फूट डालकर राजनीति करती है। नैन्सी जी नमस्कार, अनिल जी, वरिष्ठ पत्रकार जी और सारे पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार, दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबको जोड़ने का काम करती है और अनिल जी का यह कहना कि फूट डाल के वो करती है तो इस देश के 143 करोड़ जनता का अपमान है। लोकतंत्र को दूषित, जनता द्वारा इस महापर्व में अपने एक एक मत देकर जो जनता के हित में हो ऐसे जनप्रतिनिधि उनको चुनने का यह अवसर मिलता है और वो चुना जाता है। और वो जब इस देश के 144 करोड़ जनता इस देश में जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो उसमें किंतु परंतु प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का हमको किसी को अधिकार नहीं, क्योंकि जनता को जो अच्छा लगेगा, देश हित में जो अच्छा दिखेगा जनता को, वो जनता मतदान करके अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। इसीलिए लगातार 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 10 सीट मिली थी, 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 9 सीट मिली थी। नैन्सी जी, आपने कहा था कि उस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों को भरोसा क्यों? मोदी जी के ऊपर लोगों को भरोसा था क्योंकि मोदी जी 2014 में आने के बाद इस देश की दशा और दिशा बदले। जिन कार्यों को मोदी जी ने किया उन कार्यों के लिए कांग्रेस कभी सोच भी नहीं सकती थी। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, हर वर्ग के लिए उन्होंने जो उत्थान का कार्य किया, वो कार्य करने के कारण ही 2019 में उनके सरकार रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें मिली। अब देश की बात करेंगे नैन्सी जी, तो हमको 282 सीट मिली थी 2014 में और 2019 में हमको मिली थी 303 सीटें। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति स्पष्ट है, इसलिए इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और अभी भी इस चुनाव में हमारा लक्ष्य 11 सीटों का है और भारतीय जनता पार्टी को उनके कार्यों के कारण यह आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है, लक्ष्य तो हालांकि देखिए दोनों ही पार्टियां रख रही हैं और दावे भी कर रही हैं, लेकिन धरातल पर कितने उतर पाएंगे वो 4 जून को ही स्पष्ट होगा। आपसे भी आगे और मैं चर्चा करूंगी। हमारे साथ में सपा से भी सहयोगी सपा से भी जुड़ चुके हैं, पुरुषोत्तम सोनवानी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मैं आपके पास में आना चाहूंगी पुरुषोत्तम जी। देश भर में इंडिया अलायंस के तहत में विपक्षी जितनी भी पार्टियां हैं वो चुनाव लड़ रही हैं, गठबंधन भी हुआ, सीटों का बंटवारा भी हुआ कि तमाम जो इंडिया अलायंस है वो इंडिया अलायंस के तहत जो तमाम सीटें हैं उनको विभाजित किया गया। लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों कि सपा को एक भी सीट नहीं मिल पाई? या इंडिया अलायंस की हम बात कर लें कि देश भर में तो आप एक साथ हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में अलग क्यों? हेलो जी, आपकी आवाज हेलो जी आपकी आवाज आ रही है। हेलो पुरुषोत्तम जी, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? जी मैम। मैं ये पूछना चाह रही हूँ पुरुषोत्तम जी कि देश भर में इंडिया अलायंस एकजुट है,
जगह जगह हमने देखा कि सीटों को विभाजित किया गया और सब सहमति से चुनाव भी लड़ रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों कि कहीं इंडिया अलायंस एकजुट है, छत्तीसगढ़ में अलग क्यों? छत्तीसगढ़ में एक भी सीट नहीं मिली इंडिया अलायंस को। हमने मांगा ही नहीं छत्तीसगढ़ के लिए। हमारा संगठन पुरुषोत्तम जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। चलिए ठीक है, आपसे और भी हम आगे चर्चा करेंगे। पुरुषोत्तम जी, आपकी आवाज फिलहाल हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। मेरा अनिल जी आपसे यही सवाल रहेगा कि देश भर में इंडिया अलायंस एकजुट है, अलग अलग जगह पर हम देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या कारण कि एक भी सीट इंडिया अलायंस को नहीं दी गई? कहीं एकजुट कहीं अलग। देखिए, ऐसा नहीं है नैन्सी जी। छत्तीसगढ़ में इंडिया अलायंस के जो हमारे साथी दल हैं उनको इसलिए सीटें नहीं दी गई कि जहां जिनका ये देखा गया सर्वे और दूसरे मानकों के अनुसार कि कहां किसको कितनी सीटें देनी है। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रभावशाली थी और सभी दलों ने सहमति दी कि कांग्रेस को ही समर्थन करना है, कांग्रेस को ही सारी सीटें देनी है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सारी सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए सभी गठबंधन के दलों ने सहमति दी। उसके कारण हम लड़ रहे हैं यहाँ चुनाव। दूसरी बात देखिए कि कांग्रेस और इंडिया के जो गठबंधन ये अलायंस हुआ है, ये लोकतंत्र डेमोक्रेसी के आज जो मूल्यन हो रहा है इसी को लेकर हुआ है। मोदी और शाह की जोड़ी ने जिस तरह से तानाशाही की और जिस तरह से कुछ उद्योगपति घरानों को बढ़ाने का काम किया, बीजेपी से दिक्कत है या मोदी से दिक्कत है? अनिल जी, बीजेपी से दिक्कत है या मोदी और अमित शाह से दिक्कत है? देखिए, हम लोग तो आइडियोलॉजी से लड़ाई लड़ते हैं मैडम, और नैन्सी जी हमारी लड़ाई उस विचारधारा से है जो देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। चाहे आप सूरत, चंडीगढ़, इंदौर जैसी कहानियां देख लें, चाहे कुछ ये मीडिया समूहों को, कुछ घरानों को सौंपने को देख लें, चाहे प्रधानमंत्री की एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हुई हो, चाहे आप देख लीजिए कि देश में महंगाई कितनी चरम पर है, बेरोजगारी कितनी चरम पर है। आज देश 50 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी झेल रहा है। आज किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं और कुछ घरानों को ही सारा सब कुछ सार्वजनिक उपक्रम सौंपे जा रहे हैं, सारा पैसा और सारा संपदा सौंपी जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस की लड़ाई है कि पूरे देश का विकास होना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है कि 1% लोगों के पास हिंदुस्तान की आधी संपदा है और आधी मतलब जो 80% लोग हैं उनके पास 3% संपदा भी नहीं है। ये किस तरह से आर्थिक असमानता आ रही है और कहीं हिंदू मुसलमान और तानाशाही और लोकतंत्र का अवमूल्यन करके ये कुछ ताकतें तो नहीं है जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ फिर से हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहती हैं। क्यों बेसिक मुद्दों से यहाँ जनता को भटकाया जाता है और मुख्य मुद्दों से भटकाकर दूषित राजनीति की जाती है। ठीक है, मुद्दों की आपने बात छेड़ी है। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में जुड़े हैं, कौशल स्वर्णवीर जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कौशल जी, समय का अभाव है, संक्षिप्त में आपसे जवाब चाहूंगी। जिस तरह से दोनों ही पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि हम जीतेंगे, हम सभी 11 सीटों पर विजय हासिल कर लेंगे, और अभी जो अनिल जी कह रहे हैं कि जो वहां के मूलभूत मुद्दे हैं उनको लेकर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या आपको लगता है कि वाकई छत्तीसगढ़ में जो मूलभूत मुद्दे हैं उन्हीं पर चुनाव लड़ा जा रहा है और उन मुद्दों से भटकाने की कोशिश की गई है जनता को? नैन्सी जी, निश्चित तौर पर जो मुद्दे हैं लगभग वो स्थानीय मुद्दे बिल्कुल गायब हैं। आप देखेंगे देशव्यापी मुद्दे ज्यादा हावी हैं, चाहे संविधान की बात हो, चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे हिंदू मुसलमान की बात हो। पूरे देश में एक अलग तरह का वातावरण है। आप मुद्दों पर चुनाव बिल्कुल भी नहीं हो रहा। आप देखेंगे जिस तरह से भाषण में बड़े नेताओं के जो भाषण आते हैं उसमें आप स्पष्ट देखेंगे कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो जनता को चाहिए, जो स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, पेयजल चाहिए, उन पर बात नहीं होती है। सिर्फ बात होती है बड़े बड़े दावों की, आरक्षण की बात हो रही है, संविधान की बात हो रही है, मुसलमान की बात हो रही है, मीट की बात हो रही है। तो ये क्या है? इससे क्या जनता का भला होने वाला है? मुझे ऐसा लगता है कि जो भी राजनीतिक दल के नेता हैं, चाहे बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता हो, यदि आप चुनावी मैदान में जा रहे हैं तो पब्लिक से जुड़ी बात करनी होगी। जनता के हित में आप क्या करना चाहते हैं, यदि आप चुनाव जीत कर आते हैं तो लोगों के भलाई के लिए क्या काम करेंगे, इस पर बात होनी चाहिए। वाकई कौशल जी, यानी कि एक तरह से छत्तीसगढ़ में जो मूलभूत मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं किनारे हो गए हैं, और हमने देखा भी कि जब भी चुनावी प्रचार प्रसार हुआ तो दोनों ही पार्टियों ने मूलभूत मुद्दों की बजाय जो तमाम मुद्दे हैं, राम मंदिर का मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, जातिगत जनगणना के मुद्दे को बनाने की कोशिश की गई है, इन मुद्दों को रखा गया है, ना कर कि जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो मूलभूत मुद्दे हैं जनता के, उन्हें दरकिनार किया गया है। खैर, आज जनता का दिन है, जनता तय करेगी कि आखिरकार उसे किसे चुनना है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया।